नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मूल अधिकारों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और मूल अधिकारों में हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लिया था। हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे और उसमें हमने अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 को पढ़ लिया था। अब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आगे बढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देखेंगे और उसके बाद में ऐसे ही चलते जाएंगे। तो चलिए, हमारा जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 27 को हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 में देके रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि जो अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 27 इसमें देके रखा है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या होता है? संदाय से स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब क्या, जो अनुच्छेद 12 में देके रखा है। अनुच्छेद 12 में क्या देके रखा है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देके रखी है कि राज्य में क्या क्या शामिल होगा, जिसमें केंद्र सरकार संसद होगी, राज्य सरकार राज्य सरकार और विधानमंडल होंगे राज्य के। ऐसे अनेक प्राधिकारी जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। पंचायतें इसी में शामिल हो जाती है, नगर पालिकाएं इसी में शामिल हो जाती है। तो अनुच्छेद 27 का अर्थ होता है कि जो राज्य है वो कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा लोगों पे जो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे, उसकी अभिवृद्धि में सहायक हो। राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा। मान लीजिए अगर हिंदू धर्म को ही बढ़ावा देना है या मुस्लिम धर्म को ही बढ़ावा देना है, तो राज्य अगर ऐसा करे कि हमें तो भैया मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमको लोगों पे कर लगाए हम, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। यही कहता है अनुच्छेद 27 कि जो राज्य है वो कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे। अगर वो सभी धर्मों को बढ़ावा देना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी वो केवल शुल्क लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक यात्रा के लिए कोई शुल्क है, आप किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, उसके लिए अगर उसको कुछ शुल्क लगाना है तो राज्य ऐसा शुल्क लगा सकता है। लेकिन अगर वो कर लगाना चाहे कि हमें किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए लोगों पे कर लगाना है, टैक्स लगाना है, तो वो नहीं लगा सकता है। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 27 में। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम? इसमें डिटेल्स में क्या लिखेंगे हम कि राज्य किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगाएगा, कोई कर नहीं लगाएगा। लेकिन वो शुल्क लगा सकता है। क्या लगा सकता है? शुल्क लगा सकता है।
जैसे जैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे धर्म यात्रा शुल्क, धर्म यात्रा शुल्क, ये तो हमने अनुच्छेद 27 को समझ लिया। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 28 की ओर। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, पहले इसको मिटा देते हैं हम। अनुच्छेद 28, तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, होने से स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या होता है कि किन किन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मान लीजिए अगर उनकी स्थापना राज्य करता है, उनका रखरखाव भी राज्य कर रहा है, और उनको जो धन दे रहा है वो भी राज्य ही दे रहा है, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी कॉलेजेस हो गए, उनमें तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो इसमें 4 प्रकार की शर्तें दी गई है। पहली इसमें दी गई है कि जिनका रखरखाव पूर्णतः राज्य करता है, पूर्णतः राज्य करता है, तो क्या इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? इसमें धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो जिनका रखरखाव पूर्णतः राज्य करता है उनमें क्या होगा, पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। धार्मिक शिक्षा क्या होगी यहां पे, धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित होगी, पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि जो मान लीजिए कोई धार्मिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान की स्थापना किसी न्यास ने की है या विन्यास ने की है, किसी न्यास, समूह भी कह सकते हैं हम, किसी न्यास या विन्यास ने की है, लेकिन उसका प्रशासन राज्य करता है, उसका प्रशासन कौन करता है, राज्य करता है। तो क्या इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? उसका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्थापना की है वो किसी अन्य धार्मिक न्यास या समूह ने की है, तो क्या उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, की अनुमति है। लेकिन मान लीजिए तीसरी शर्त क्या है इसकी, कोई धार्मिक जो संस्थान है वो
राज्य से मान्यता प्राप्त अगर है, राज्य से मान्यता प्राप्त, कोई राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान है तो क्या उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? इसमें चौथा है कि राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान, राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान, राज्य से वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान, प्राप्त संस्थान, तो क्या इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो जैसे अगर राज्य से मान्यता प्राप्त कोई संस्थान है और अगर राज्य से वित्तीय सहायता, मतलब उसको जो धन दिया जा रहा है वो राज्य के द्वारा दिया जा रहा है, तो क्या उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो ये स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक है। वो चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ये पूर्णतः क्या है? स्वैच्छिक है। तो हमने अनुच्छेद 28 को देखा कि इसमें देख के रखा है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, मतलब कि अगर किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है तो किन किन आधारों पे दी जा सकती है। तो अगर जिनका जो रख रखाव है वो अगर राज्य कर रहा है पूर्णतः, तो उनमें धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती उसमें। और अगर कोई धार्मिक संस्थान है, अगर उसकी स्थापना किसी न्यास या विन्यास ने की है और अगर उसका प्रशासन राज्य करता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है। इसमें प्रतिबंध होता है, इसमें अनुमति होती है। और अगर राज्य से मान्यता प्राप्त कोई संस्थान है या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई संस्थान है तो उसमें स्वैच्छिक होता है, वो धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब हम अगले अनुच्छेद 29 और 30 पे चलेंगे, जो कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार होते हैं। चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 29 को। अब हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है। ये जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, यही अनुच्छेद 29 और 30 में है। 6 मूल अधिकार हैं जिनमें से हम 5वां पढ़ने वाले हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसमें जो अनुच्छेद 29 है वो क्या कहता है? तो जो अनुच्छेद 29 है वह यह कहता है, तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। क्या कहा गया है इसमें? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कैसे किया जाएगा? इनके हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक हैं, जो बहुसंख्यक नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं, जिनकी अपनी भाषा, नागरिकों जिनकी अपनी भाषा, है, लिपि है, बोली है और उनकी जो संस्कृति है
क्या कहा गया इसमें कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक है, जिनकी अपनी भाषा है, बोली है, लिपि है, संस्कृति है, उनका संरक्षण संरक्षण करने का अधिकार, ये कहता है अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। कैसे संरक्षण किया जाएगा? तो जो भारत में जो रहने वाले नागरिक है, अगर उनकी कोई भाषा है, उनकी कोई बोली है, उनकी कोई लिपि है या उनकी कोई संस्कृति है, तो उसका जो संरक्षण है वो करने का अधिकार होगा समस्त नागरिकों को। ऐसा कहता है अनुच्छेद 29। अब हम अनुच्छेद 30 की ओर चलने वाले हैं। तो जो अनुच्छेद 30 है वो कहता है कि जो शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना करने का, उनका प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 30। क्या कहता है अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 ये कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, अगर वो स्थापना करना चाहे तो स्थापना भी कर सकते हैं, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अगर कोई शिक्षा संस्थान है, मान लीजिए किसी शिक्षा संस्थान की स्थापना अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग करना चाहते हैं, तो वो अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। राज्य उन्हें इस आधार पर नहीं रोक सकता कि उसने किसी धर्म के आधार पर शिक्षा संस्थान की स्थापना की। अगर कोई अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 कहता है। अब यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो क्या ये समस्त नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? नहीं होता है। ये जो अधिकार है समस्त नागरिकों के लिए नहीं है। यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है केवल अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। लेकिन जो अनुच्छेद 29 था उसमें तो कोई भी नागरिक था, रहने वाले नागरिक जिनकी अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति है, उनका संरक्षण करने का उनका अधिकार होगा। ऐसा अनुच्छेद 29 कहता था। लेकिन जो 30 कहता है वो केवल अल्पसंख्यकों का कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं नोट करके कि जो अनुच्छेद 30 है वो केवल अल्पसंख्यकों की बात करता है, अल्पसंख्यकों से संबंधित। केवल इतना लिख लो, अल्पसंख्यकों से संबंधित। अगर क्वेश्चन आए कि अनुच्छेद 29 और 30 में से कौन सा केवल अल्पसंख्यकों की बात करता है, तो वो अनुच्छेद 30 होगा। तो हमने अनुच्छेद 29 और 30 देख लिया, जो कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में सम्मिलित होते हैं। अधिकार में सम्मिलित होते हैं। अब हम आगे के अनुच्छेदों की ओर चलते हैं। तो जो अनुच्छेद 31 है
अगला अनुच्छेद 31 आता है, लेकिन हम अनुच्छेद 31 को पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है। तो संपत्ति का जो अधिकार दिया हुआ था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद इस प्रकार समाप्त हो गया। तो हम अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को हमने पढ़ लिया। अब हम अनुच्छेद 32 की ओर आने वाले हैं। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, अनुच्छेद 32 ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो अपने आप में एक मूल अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 32 यही तो कहता है कि अगर किसी प्रकार के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसका जो उपचार है वो अनुच्छेद 32 ही करेगा। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 में। ये अपने आप में एक मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के, अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, की शरण ले सकता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया। डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने क्या कहा कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, इन्होंने इसे सबसे महत्वपूर्ण बताया है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनमें से एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार होते हैं, अगर उनका हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट में कौन कौन सी है? इसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
दूसरी है परमादेश, परमादेश। तीसरी है प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथी है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और इसमें पांचवी रीट है, यहां पे लिख लेते हैं, अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा। तो ये पांच प्रकार की, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है और वो अगर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पांच प्रकार की रिट में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अब हम इनको समझ लेते हैं। हम पहली रीट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 हम पढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे पहली जो रिट है जो कि न्यायालय जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है रिट, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। सबसे पहली रिट कौन सी है इसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है सशरीर हाजिर करना, सशरीर हाजिर करना। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसे हाजिर करने का जो अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आपने जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे न्यायालय में पेश किया जाए। अब ये जो रिट है ये निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, और अगर कोई सरकारी संस्था या सरकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है, अगर उन्होंने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है तो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, बंदी बनाया गया है, उसे हाजिर करना। किसके खिलाफ जारी की जा सकती है ये? चाहे वो निजी व्यक्ति हो, चाहे कोई सरकारी संस्था हो, निजी और सरकारी दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अगर उस व्यक्ति को, मान लीजिए अगर उसके ऊपर दोष साबित हो जाता है तो न्यायालय उसे सजा दे देता है, और अगर दोष साबित नहीं होता है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। यही कहता है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 का बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। दूसरा कौन सा है? दूसरी रीट है परमादेश। तो जो परमादेश रिट है हम उसको समझ लेते हैं। अब जो परमादेश रिट है उसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? शाब्दिक अर्थ है इसका क्या है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। मान लीजिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई निजी व्यक्ति ही है, अगर वो अपने अधिकारों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसके खिलाफ ये रिट जारी कर सकता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन सही से क्यों नहीं कर रहे हो। क्या लिख सकते हैं इसमें? कोई
कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। इसमें सभी शामिल हो जाते हैं, जैसे वो चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या वो निजी हो, दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये हो गई परमादेश। अगली जो रिट है उसे हम इसे मिटा लेते हो, और जो अगली रिट है उसका नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है कि रोकना, प्रतिषेध होता है किसी चीज को रोकना। तो ये जो रिट होती है ये किसी उच्च न्यायालय द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके लिए ही जारी की जा सकती है। अगली रिट कौन सी होती है? प्रतिषेध। प्रतिषेध 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 का अर्थ होता है रोकना। मान लीजिए कोई न्यायालय है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय देने की कोशिश कर रहा है, वो जो निर्णय है वो अभी अधीनस्थ है उसके, मतलब कि वो निर्णय दे ही रहा है, अभी उसने निर्णय दिया नहीं है, तो उस लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ये रिट जारी कर सकता है प्रतिषेध, कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाइए। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास करता है, तो इस हेतु ये रिट जारी की जा सकती है प्रतिषेध। अब चौथी होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट क्या होती है कि मान लीजिए किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, यहां पे निर्णय दिया नहीं था लेकिन यहां पे निर्णय दे दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिए जाने पर यह रिट जारी की जा सकती है। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रतिषेध हो गई और उत्प्रेषण हो गई। अगली रिट आती है अधिकार प्रच्छा। तो ये कोई जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, अधीनस्थ, या सरकारी तंत्र के ऊपर ही जारी की जा सकती है दोनों रिट। और जो वो थी वो सबके विरुद्ध जारी की जा सकती थी, जिसमें थी वो बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। उसके बाद में जो अगली रिट आती है, हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण देख लिया है, हाँ 5। तो 5वीं जो रिट है वो है अधिकार प्रच्छा।
अगर कोई अधिकारी है, अगर कोई सरकारी अधिकारी है और अगर उससे न्यायालय यह पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, तो उसे अधिकार परीक्षा वाली रिट कहा जाता है। क्योंकि जो न्यायालय है वो उससे पूछता है कि आपका अधिकार क्या है। अगर वो किसी मान लीजिए किसी अवैध तरीके से उसने ये सीट हासिल की है, वो पद हासिल किया है, तो उस हेतु जो न्यायालय है वो ये रिट जारी कर सकता है। इसमें न्यायालय पूछता है कि आप किस अधिकार से यह पद धारण किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, किए हुए हैं। तो ये हमने पांचों प्रकार की रिट देख ली। ये जो रिट है ना, ये जो अधिकार परीक्षा है, ये किसी सार्वजनिक कार्यालय के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। कोई सार्वजनिक कार्यालय है, सार्वजनिक कार्यालय के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है इसे। अब हम अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। जो अनुच्छेद 33 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 33 देखते हैं हम। अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 33 कहता है मिटा ही देते हैं इसको। अनुच्छेद 33 कहता है कि जो संसद है ना, संसद, कोई विधानमंडल नहीं, केवल संसद, कोई सैन्य बल है, मान लीजिए सैन्य बल, कोई अर्ध सैन्य बल है, अर्ध सैन्य बल, कोई सैन्य बल हो गया, अर्ध सैन्य बल हो गया। इसी प्रकार से जो अन्य सेना से संबंधित जो फोर्सेस होती हैं, उनके जो मूल अधिकार होते हैं, उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। कौन लगा सकती है? संसद। संसद सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल के मूल अधिकारों पर, मूल अधिकारों पर, अधिकारों पर युक्तियुक्त, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। कौन लगा सकती है? केवल संसद को यह अधिकार होता है। किसको अधिकार होता है? केवल संसद इस प्रकार का कानून बना सकती है। इस प्रकार का कानून बना सकती है। ना कि विधानमंडल, ना कि विधानमंडल। तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 कहता है कि जो संसद होती है ना, वो सैन्य बल हो गई, अर्ध सैन्य बल हो गई, इसी प्रकार के जो अन्य फोर्सेस होते हैं, उनके अगर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना है तो वो कौन लगा सकती है? केवल संसद। अब ऐसा क्यों, क्यों प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो उनके अंदर नैतिकता बनी रहे, वह अपना कार्य जो है वो अच्छे से कर सकें। इस हेतु संसद उनके जो अधिकार होते हैं उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त होता है।
अब हम अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। अगला अनुच्छेद 34 है। जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और इसमें हमने अनुच्छेद 33 को भी पढ़ लिया है। अब हम अनुच्छेद 34 की ओर चलते हैं। जो अनुच्छेद 34 है वो कहता है कि किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू है, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, लागू होने पर, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है।